बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज मैटर, कि कोई भी सॉलिड चीज जैसे टेबल या वुडन चीजें या मेटालिक चीजें, क्या वो मैटर होती हैं? अब जैसे आपके हाथ पर मैं बर्फ का एक टुकड़ा रख दूं, आइस रख दूं, तो आपको क्या लगेगा? जैसे आप एक कंटेनर में ग्रीन कलर की बॉल्स को डाल करके देखो तो कितनी बॉल्स आ पा रही हैं, यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो दैट्स कॉल्ड द वॉल्यूम। अभी तक ये सिंगल थे तो एटम थे, मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गए। एक फोर्स होता है जो हमें नहीं दिखता बट पार्टिकल पार्टिकल के बीच में लगता है और वो पार्टिकल को आपस में जोड़े रखता है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटर कन्वर्जन होता है तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सेशन। और आज के इस सेशन में जैसा कि हमारा पहले भी एक सिंपल सा टारगेट था कि इन वन शॉट के थ्रू हम अपने टर्म वन के लिए एक बढ़िया से फर्स्ट क्लास एकदम रिवीजन कर लें और साथ में हमें क्वेश्चंस के पैटर्न, क्वेश्चन के टाइप्स भी समझ में आए कि कैसे पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो आपका टर्म वन हो या फिर फाइनल एग्जाम। सभी में, इन दोनों ही एग्जाम्स में आपके लिए ये वन शॉट बहुत काम आने वाला है। तो हमारा टारगेट ये है कि हम पूरे ही इस चैप्टर का रिवीजन कर लें, यानी मैटर चैप्टर का हम बहुत अच्छे से रिवीजन करें। साथ ही साथ हम ये समझें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके टर्म वन या फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस में, यहाँ टॉपिक्स में मैं क्वेश्चंस को बताने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो ये पूरा ही सेशन, ये पूरा ही वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या आज हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैटर में अगर हम बात करें टॉपिक्स क्या कवर होने वाले हैं, तो कुछ मेजर टॉपिक्स जो यहाँ पर होते हैं वो मैं आपको बता दूं। दैट इज योर फर्स्ट है कि हम जानेंगे कि मैटर क्या होता है, देन हम उसके क्लासिफिकेशन को समझ लेंगे। अच्छा, मैटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वो समझने के बाद में वी विल सी द नेचर ऑफ द मैटर, है ना। यानी मैटर का क्या नेचर होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है मैटर, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर टोटल रिलाई करता है ये। यानी हमें मैटर को समझने के लिए किसको समझना पड़ेगा? कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। कॉम्पोजिशन मतलब कि मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी हम समझेंगे कि पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ना केवल इतना ही बल्कि हम आगे समझने वाले हैं कि ये जो मैटर होता है, इस मैटर में किस तरीके से इंटर कन्वर्जन होता है ना, और बहुत सारी चीजें जो आपके पूरी की पूरी मतलब इस चैप्टर में दी गई हैं, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज मैटर, यानी आपके मैटर चैप्टर से कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर, अब ये डेफिनेशन याद करना तो बहुत आसान लगता है, डेफिनेशन रटना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बात आती है एमसीक्यूज की, क्वेश्चंस की, एग्जाम्पल्स की, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सीधे वहीं पर लेकर चलती हूँ जहां तुम कंफ्यूज होते हो। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि एयर मैटर है, तो आप बोलोगे यस, एयर एक मैटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी सॉलिड चीज जैसे टेबल या वुडन चीजें या मेटालिक चीजें, क्या वो मैटर होती हैं? यस, वो मैटर होती हैं। जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी वुडन चीजें होती हैं, या कोई भी ऐसी चीज आपको दे दी जाए, कोई भी ऐसी चीज जो कि कुछ चीजों को डिफाइन करती हो, मतलब कुछ चीजें रखती हो, या तो उसमें मास हो, ठीक है, या फिर वो वॉल्यूम रखती हो। तो अगर ऐसा है ना, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, तो अगर ऐसा होता है, अगर आप ऐसा देखते हो कि उसमें मास भी है, वो वॉल्यूम यानी स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो आपको सिंपल कह देना है कि भाई वो चीज क्या है, मैटर है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एमसीक्यूज में या एग्जांपल्स बताने के लिए आएंगे, या चूज करने को आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द मैटर। अच्छा, एक और चीज पर आते हैं। अगर बोला जाए हीट, अगर बोला जाए लाइट, अगर बोला जाए साउंड, है ना, ऐसी वाली चीजें दे दी जाए, तो आप कंफ्यूज हो गए क्या? या आपको ऐसे बोल दिया जाए एंगर, है ना, या लव, हेट, अगर आपसे ये बोला जाए कि क्या ये मैटर है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सी बात है, वही दो चीजें, मास है क्या, वॉल्यूम है क्या? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भाई चलते बनो। तो हीट क्या होती है बेटा? ये तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट, साउंड, ये तीनों ये फॉर्म होते हैं हमारे, फॉर्म ऑफ एनर्जी।
एनर्जी के फॉर्म होते हैं जो अलग अलग हम अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, जैसे हीट है, लाइट है, साउंड है, ये सब एनर्जी के फॉर्म्स होते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, बट ये मैटर नहीं होते। क्यों? ना ही इसमें मास है, ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। जैसे इस रूम में लाइट आ रही है, जहाँ आप बैठे हो लाइट आ रही है, तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? तो उस जगह पर तो आपको आना ही नहीं चाहिए था, उस जगह पर तो आप बैठ ही नहीं सकते थे जहाँ पर लाइट है ना। तो सिंपल सी बात है, तो ये हमारे मैटर नहीं होते हैं। अगर एंगर, लव, हेट ऐसी फीलिंग्स की बात हो तो दीज आर द फीलिंग्स, है ना। और भाई फीलिंग्स तो तुम लोग समझते ही हो, तो फीलिंग्स का क्या मतलब हुआ? ये कोई मास नहीं रखता, कोई वॉल्यूम नहीं, तो ये कैसे मैटर हो जाएगा? ये भी हमारा मैटर नहीं है। ठीक है, समझ में आया इतना सा? तो हमें ना वो समझना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें ना ये नहीं प्रिटेंड करना कि हमने तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन जब बात आती है एग्जामिनेशन हॉल में या टेस्ट में बैठते हो तो दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए तो मैम है ही, पोरो मैम आपको उस चीज से बिल्कुल निकाल लेंगी। ठीक है, तो अब मैटर की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, बिकॉज 1 मार्क में, एमसीक्यू में, अलग अलग चीजों में पूछी जा सकती है। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये डेफिनेशन सबको याद होगी, बिकॉज आप न्यूली एंटर किए हो ना, अभी क्लास 6 में आए हो ना, तो आपके लिए फिर भी ये थोड़ा सा नई है। जब आप 7th में पहुंचोगे, 8th में पहुंचोगे, तो आपको ये बहुत रट चुकी होगी। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। डेफिनेशन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए मैटर कैन ऑल्सो बी परसीव्ड बाय अवर सेंसेस। सेंसेस जो हमारे होते हैं ना, एयर, आईज, नोज, टंग, इनके थ्रू आप सेंस कर सकते हो। टच, अब जैसे आपके हाथ पर मैं बर्फ का एक टुकड़ा रख दूं, आइस रख दूं, तो आपको क्या लगेगा? आप जरूर से फील कर लोगे कि यार ये क्या है, एक आइस है। ठीक है, आइस क्यूब है, तो वो आप सेंस कर रहे हो ना, तो मैटर को आप सेंस भी कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपको याद दिलाती हूँ, जो हमारे मैटर होते हैं वो क्लासिफाई कैसे होते हैं। तो जो मैटर होते हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासिफाई होते हैं। तो लिविंग क्या होती है? कोई भी चीज जो जिंदा हो, ग्रो कर रही हो, मूवमेंट करती हो, वो जिंदा है, लिविंग है। यही तो सोचते हो, बिल्कुल सही सोचते हो। नॉन लिविंग क्या होती है? जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, जैसे टेबल, पैन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है। ठीक है, तो मैटर हमारी लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है। एग्जाम्पल यहाँ सेट करने हैं। लिविंग में क्या क्या आएगा? प्लांट लिविंग है, एनिमल्स लिविंग है। तो प्लांट्स में जैसे लोटस, बनियान ट्री, एनीथिंग, जो भी प्लांट्स हमारे आते हैं जिनमें, या एनिमल्स जैसे डॉग, कैट और ह्यूमंस, हम सभी मैटर हैं। कौन से वाले? लिविंग मैटर हैं। नॉन लिविंग में आपके नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। ये सारे क्या हैं? ये तो आप नेचुरली देख रहे हो, है ना। और ये कैसे? हमें किसी ने बनाया थोड़ी ना है। आई मीन वो बात अलग है कि गॉड ने हमें बनाया है, लेकिन एक्चुअल में तो हमने क्या किया है? हम तो भाई, जैसे अगर हम देखें तो ये प्लांट्स कैसे हैं? नेचुरली तो आए हैं, ऐसे बात कर लो। अब नॉन लिविंग, वहां पर थोड़ा बायोलॉजिकली हम लोग वैसे प्रूफ हो सकते हैं, तो इसलिए उस पर बात नहीं कर रहे। तो नॉन लिविंग नेचुरल भी होते हैं मैटर, और लिविंग मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल मतलब जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, थ्रू नेचर, जैसे एयर, वाटर, स्टार्स, सैंड एंड रॉक्स एंड माउंटेन्स, एनीथिंग। ठीक है, जो भी हमें नेचर से मिल रही है वो हमारे नेचुरल और हमारे नॉन लिविंग मैटर होंगे। ऐसे ही मैन मेड अगर हैं, जिन्हें लोगों ने बनाया है, उनको हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। तो वो प्लास्टिक, सीमेंट, नायलॉन वगैरह वगैरह, ये सब नायलॉन होगा, यहाँ पे एल होगा, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे आर्टिफिशियल मैटर होंगे, वो भी नॉन लिविंग। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन समझ लिया। अब ये देखो जरा, अब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि नेचर क्या होता है मैटर का। मैटर का नेचर बस आपको 2 ही चीजों पे डिपेंड करवाता है। ठीक है, एक होता है मास, मैटर हैज मास, एंड एक होता है मैटर हैज वॉल्यूम, यानी ऑक्यूपाइज स्पेस। यही तो पीछे मैंने बताया था कि 2 ही चीजें मैटर को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपको ये समझना है कि मास क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जितना भी अमाउंट है ना मैटर का, यानी इसको आप ऐसे समझ लो, स्टफ जो होता है, किसी में कोई चीज़ है ना, क्वांटिटी जो होती है उसकी, ऐसे लिख लो, क्वांटिटी लिख लो आप, और अच्छे से समझ लो। तो क्वांटिटी या स्टफ, जो अमाउंट ऑफ मैटर किसी ऑब्जेक्ट में है, उसका मास बोला जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो कि एक रेगुलर साइज में है, जिसमें 4 स्लाइसेस निकलेंगे, पता ही होगा। ठीक है, तो 4 स्लाइस, 1 2 3 4, हाँ, तो 4 स्लाइसेस निकलेंगे, तो इसका जो वेट, इसका जो मास होगा,
यानी इसकी जो क्वांटिटी होगी वो इसकी क्वांटिटी से कैसी होगी, जिसका रेगुलर साइज नहीं है, जो एक तरीके से बड़ा वाला पिज़्ज़ा है जिसमें 6 स्लाइसेस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये ज़्यादा मास होगा इसमें क्वांटिटी, क्योंकि स्टफ यानी ज़्यादा है, इसमें मैटर ज़्यादा है। ठीक है, पिज़्ज़ा स्लाइस से समझ में आया? हाँ, मन तो नहीं कर रहा है खाने का। अब देखो, द लार्जर एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स मास, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी हम कहेंगे मास उसका उतना ही ज्यादा है। इवन वी कैन से कि जितनी ज्यादा हैवी होगी उसका मास उतना ज्यादा होगा। लार्जर कह लो या हैवी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे स्पेस की। ठीक है, ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब क्या हुआ? आपके घर में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो स्पेस घेरती हैं। जैसे आप एक कंटेनर में ग्रीन कलर की बॉल्स को डाल करके देखो तो कितनी बॉल्स आ पा रही हैं, यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो दैट्स कॉल्ड दी वॉल्यूम। कंटेनर का कितना वॉल्यूम है वही तो डिसाइड करेगा कि उसके अंदर कितनी बॉल आ पाएंगी। अच्छा, ऐसे समझो जैसे आपके वॉशरूम में, आपके घर में हैंड वॉश रखा होगा, हैंड सैनिटाइजर होगा, उसका ना एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, इतना ml आ सकता है उसमें, तो वो क्या हुआ? वॉल्यूम, यानी स्पेस कितना ऑक्यूपाई करता है। तो एक्चुअल में स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम, ये मैंने पहले ही बता दिया। द ग्रेटर द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जितनी बड़ी साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। ऑयल आपने देखा होगा घरों में आता है, किचन में, तो जितना बड़ा आपका ऑयल वाला डब्बा होगा उसमें ऑयल उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन तुम लगा लोगे। द वन इज अ काइंड ऑफ मैटर, विच वन इज द काइंड ऑफ मैटर, कैसे पहचानोगे? जब आपने मेरे को यानी सेशन में अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। ठीक है, 10 मिनट में आपने देखो इतनी सारी चीजें पढ़ ली कि नहीं, और क्वेश्चन भी लगा लोगे। तो लाइट है क्या? पेट्रोलियम है क्या? साउंड है क्या? हीट क्या है? मैम ने बताया था ये तो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी। अब पेट्रोलियम की बात करते हैं। तो पेट्रोलियम यार क्या है? एक पेट्रोलियम एक्चुअल में क्रूड ऑयल, यानी जो जहां से हम कई सारे प्रोडक्ट्स निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह सब यहीं से तो आता है। तो एक तरीके से ये फ्यूल के काम आ रहा है ना, यूज्ड एज फ्यूल, है ना, कह सकते हैं। ये क्या है? इसमें मास भी है, इसमें वॉल्यूम भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, विद एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, ऐसे ही देखो। अब आते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर पे। अब मैं तुम्हें अगले 10 मिनट में बहुत अच्छे से बहुत इजी से समझ जाने वाली हूँ ये सारे चैप्टर के खेल। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर यानी मैटर बना किससे है। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में। मतलब था क्या, उस टाइम पर ऐसा बोला गया कि हमारे पास में जो हमारा यूनिवर्स है ना, बोला गया कि वो तो एक्सपैंड कर रहा है, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला गया, कि हमारा यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा था एक टाइम पे, मिलियंस बिलियंस ईयर्स अगो, ऐसा बोला जाता है, एक थ्योरी है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। फिर आते हैं हमारे महर्षि कनाद, और बहुत सारे लोग आते हैं जो आकर के अपनी अपनी थ्योरी देते हैं। तो महर्षि कनाद जो थे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, मतलब उन्होंने काफी सारी थ्योरी दी, जिसमें से उन्होंने बोला कि देखो भैया, यूनिवर्स ये वगैरह वगैरह सारी चीजें एक्सपेंड कर रही हैं, वहीं से हमें पार्टिकल्स मिल रहे हैं, ऐसा लोग बोला, बाद में बोला। लेकिन महर्षि कनाद ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमारे पास में कोई भी जो चीज होती है ना, कोई भी जो चीज होती है वो पता कैसी होती है, उसको अगर हम फर्दर ब्रेक करें, टुकड़े कर दे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो वो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, है ना। फर्दर जब वो ब्रेक नहीं होगा तो हम कहते हैं कि दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो जो फर्दर ब्रेक नहीं होगा, जो कि बहुत ही आप रेयरली देख पाओगे, ऐसा वो पार्टिकल जो ब्रेक नहीं हो रहा है, आप देख पाओगे नेकेड आइज से? नो। तो वही हमारा क्या होता है, जिसको उन्होंने बोला अणु। क्या बोला? अणु। और बोले ये जो अणु है ये मिलकर के बने हैं उनसे भी ज्यादा छोटे पार्टिकल्स है, जिनको उन्होंने बोला परमाणु। अब मैं इंग्लिश में बोलूं तो उन्होंने अणु यानी मॉलिक्यूल बोला। मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट परमाणु यानी एटम्स होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम एटम्स क्या उन्होंने ही नाम दिया था? नहीं बेटा, ये एटम नाम दिया था डेमोक्रिटस ने, एक हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस। उसके बाद में ये एटम नेम वो देकर के चले गए। फिर आते हैं सर जॉन डॉल्टन ने फिर प्रूव कर दिया कि हाँ भाई, जो महर्षि कनाद बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो हमारे ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फर्दर ब्रेक नहीं होता, अगर हम किसी चीज को ब्रेक करते जाए तो एक स्टेज ऐसी आएगी जो फर्दर ब्रेक नहीं होगी, उसी को ही हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, और एटम्स जब मिलते हैं
स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एटम्स जब मिलते हैं तो बनाते हैं मॉलिक्यूल। जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिला, ये क्या है, ये एटम है, ये क्या है, ये एटम है। ये जब दोनों मिले, कंबाइन हुए, तो ये बेटा H2 बना लेंगे। इसको क्या कहेंगे, अब मॉलिक्यूल बोलेंगे। और दोनों ही क्या है, स्मॉलेस्ट हैं। किसकी, एक मैटर में स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो एटम सबसे छोटा हुआ, फिर मॉलिक्यूल हुआ, ठीक है। बट हम आगे जब भी बोलेंगे ना कि मैटर इज मेड अप ऑफ, तो हम एटम्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंबाइन हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स। चलो, तो कॉम्पोजिशन समझ में आया। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मैटर। जैसे अगर हमारे पास में एक चौक है, चौक देखी है सबने, हाँ, तो चौक को अगर हम तोड़ते जाए, इसके अंदर मिलने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे, यानी एटम्स होंगे, पार्टिकल्स बोल लो, ठीक है, तो वो चौक की ही प्रॉपर्टी रखते होंगे, और किसी की तो रखेंगे नहीं। अगर हमारे पास में एक कॉपर की रॉड है, तो उस कॉपर रॉड में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। तो ये मैटर की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसके बाद एटम्स होते क्या हैं, एटम्स यूजुअली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इनका यूजुअली ज्यादातर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, किसी ऐसा नहीं है किसी पर डिपेंड नहीं है, डिपेंड होते हैं। इनको ना चाहिए कि भाई दूसरा आकर के इनको बनाए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल बना लेते हैं, दूसरा आए उससे मिले और मॉलिक्यूल बना ले। तो ज्यादातर ऐसे होते हैं, कुछ होते हैं जो सिंगल भी रहते हैं, इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, बट वो बहुत कम होते हैं। तो एटम्स यूजुअली डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, देयरफॉर दे कंबाइन विद वन अनदर। और जब ये कंबाइन होते हैं, टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ माइन्यूट पार्टिकल, एक बहुत छोटा सा पार्टिकल मॉलिक्यूल बनाता है। पीछे अभी समझाया था। चलो, तो ये कॉम्पोजिशन हो गया। अब देखो, अब मॉलिक्यूल क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूल को, क्या वो भी इंडिपेंडेंट होता है या वो डिपेंडेंट होता है। चलो, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट काइंड ऑफ मैटर। जैसे अगर हमारे पास में एक ग्लास वाटर है, भाई एक ग्लास वाटर सबने देखा है, हाँ मैम देखा है, हमने तो बहुत सारा देखा है वाटर। तो इस वाटर में सिर्फ क्या होगा, एक ही टाइप के पार्टिकल्स या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, जिनको कहते हैं H2O। H2O क्या होता है, वाटर होता है। तो पूरे के पूरे पानी में H2O यही भरे पड़े होंगे, ठीक है। तो वही लिखा है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच एग्जिबिट्स मतलब शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। H2O पानी ही मिलेगा, एंड इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी अब इनको किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है, कंबाइन होने की जरूरत नहीं है, ये आपस में अपने में ही इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। जैसे H2O हो गया। अब H2O में क्या क्या है, ये ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल है ना, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो मैं तुम्हें बस यही तो बता रही हूँ कि मॉलिक्यूल को किसी और से जरूरत ही नहीं है कंबाइन होने की, क्योंकि ये ऑलरेडी टू हाइड्रोजन है, 2 इसमें हाइड्रोजन है, 1 इसमें ऑक्सीजन है, और दोनों ने कंबाइन होकर के, तीनों ने कंबाइन होकर के क्या बना लिया, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम ने मिलकर के बना लिया H2O। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये समझ में आ गया है। तो एक्सप्लोरिंग द मॉलिक्यूल में आपको समझ में आ गई जो बताई है बात ऊपर कि H2O मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट है। ओके, चलो, तो यहाँ से तो आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूछेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या डेफिनेशन सीधे डिफाइन दे देंगे। क्वेश्चन का टाइप बता देती हूँ कैसे आएगा, यहाँ तक आपसे ऐसे पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ से डिफाइन ऐसे दे देंगे, तो या तो आपको सिंगल डेफिनेशन या फिर 2-3 डेफिनेशन साथ में। तो जैसे डिफाइन एटम्स, डिफाइन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिफाइन मैटर्स। तो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है फॉर द टर्म 1 एग्जामिनेशन एंड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, जिसमें ये चैप्टर आने वाला है, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे हम एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना लेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना लेगा, जिसको हम O2 कहते हैं। अभी तक ये सिंगल थे तो एटम थे, मिल गए तो मॉलिक्यूल बन गए। ऐसे ही एक हाइड्रोजन यानी 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यानी 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन मिल करके H2O बना लेंगे, H2O बना लेंगे, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूल, ये क्या है, अलग अलग एटम्स, ठीक है।
चलो अब यहाँ पर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर, यानी कि पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मॉलिक्यूल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो ये कैसे समझें, देखो आपको पता है कि मैटर क्या होता है, अभी तक आपको ये सब कुछ पता चल गया है, लेकिन अब आपको ये समझना होगा कि मैटर मिलकर के किससे बना था। आप कहोगे मैम एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से, बिल्कुल सही। तो आपको मैं बस यही बता रही हूँ इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं या पार्टिकल्स बिहेव करते हैं। व्हेनेवर आई से पार्टिकल्स तो आपको एज्यूम करना है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम, जिसके भी लिए सुटेबल लग रहा हो। तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स का मतलब क्या हुआ, फॉर्म्स। मैटर अपनी 3 फॉर्म्स में मिलता है। जैसे तुम स्कूल में जब होते हो अलग फॉर्म होती है, घर पर होते हो अलग फॉर्म होती है। स्कूल में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं बेस्टी के साथ में, घर पे जो है भाई तुम अलग ही तरीके से बिहेव कर रहे हो, जैसे तुमसे सीधा कोई भोला भाला है नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारी फॉर्म्स हैं। बिल्कुल मैटर की भी वैसी ही फॉर्म्स होती हैं। तो एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, एक होती है गैस, ठीक है, या गैसियस स्टेट, एक ही बात है। ओके, अब इसके अलावा भी 2 स्टेट्स होती हैं जो आप आगे अपनी क्लासेस में पढ़ा करोगे। जैसे एक होती है प्लाज्मा स्टेट, एक होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो कैसे कैसे होती हैं ये स्टेट, चलिए आइए समझ लेते हैं। ये होती है फर्स्ट स्टेट, ये होती है सेकेंड स्टेट, ये होती है थर्ड स्टेट, ये होती है फोर्थ एंड ये होती है फिफ्थ। अब सभी में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है अलग अलग होता है, और सभी में ही मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। मूवमेंट सभी में होगा, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो हमें ना मेजर इन 3 को पढ़ना होगा, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। बाकी इनको आप ऐसे बता दो कि प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा सन जो है ना, स्टार जो है ना, इन सब में ये वाली स्टेट मिलती है। और मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पर बहुत ही हाईली एनर्जी में हाईली एनर्जाइज्ड होती हैं यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत हाई एनर्जी में होते हैं। और यहाँ पर बहुत ही अल्ट्रा कूल सिचुएशन होती है, अल्ट्रा कूल सिचुएशन होती है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अल्ट्रा कूल सिचुएशन में पार्टिकल्स होता है, ठीक है। चलो, तो मैटर की 3 स्टेट पे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस पिक्चर को, सॉलिड, लिक्विड और गैस हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मतलब होता क्या है, ये इक्वेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में भी दी हुई है कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है, बट अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि सॉलिड में आइस हमारा एक एग्जाम्पल है, सॉलिड है। लिक्विड में वाटर, और गैस में भी वाटर वेपर हो जाएगा। यानी आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक वाटर जो है वो हमारा मैटर है जो अपनी 3 स्टेट्स में मिल रहा है, 3 फॉर्म्स में मिल रहा है। एक है आइस, एक है वाटर, एक है वाटर वेपर, मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही जो मैटर होती है उसकी 3 स्टेट्स मिलती हैं आपको जर्नली। चलिए आगे चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में सबसे पहले आज हम 2 वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझेंगे। सारे बच्चे ध्यान दें। देखो, एक तो हम सीखेंगे कि ये पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फंडा होता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, ये देखो, ध्यान से समझना सारे बच्चे, ठीक है। देखो, अगर आपने ये 5 मिनट मुझे दे दिए तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, कितना पास पास है, नहीं क्या गैप बिल्कुल नहीं है, गैप तो है मैम, लेकिन पास पास बहुत है। लिक्विड में देखो और गैस में देखो, ठीक है। तो ये मैंने बनाया सॉलिड के पार्टिकल्स, ये मैंने बनाए सॉलिड पार्टिकल्स, एस बना रही हूं, लिक्विड के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स। अब तुम देखना, ये सभी क्या है, अंदर जो मैंने बोले हैं ये क्या है, बोलो बोलो, पार्टिकल्स हैं। ये सभी क्या है, पार्टिकल्स हैं। अभी इन्हीं पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम समझेंगे, ठीक है। चलो, और बहुत इजी वे में समझ लेंगे, तुम्हारी दोस्त की कहानी मेरी जुबानी, ठीक है। हाँ भाई हाँ, सच में। अब देखो, तुम बेटा स्कूल जाते हो डेली, हाँ मैम। अब मैं तुमसे बस एक बात कह रही हूँ, मुझे एक बात का आंसर करोगे, तुम्हारे फ्रेंड के साथ दोस्ती कैसी है, बढ़िया है, अच्छी है, कैसी, खराब है, कैसी है, बताओ बताओ, सारे बच्चे बताओ, सोच के बताओ, मुझे पता है, तुम लिख भी सकते हो, बढ़िया दोस्ती है ना, दोस्ती दोस्ती दोस्ती। हाँ, तो देखो, हाँ चलो ठीक है, इतना चलेगा। तो मैं बस ये कह रही हूँ,
ये तुम्हारा क्लास है, इसमें तुम और तुम्हारे दोस्त रहते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्ती है तुम लोगों में, ठीक है। मुझे पता तुम ऐसे नहीं दिखते, बट ठीक है, मान लो, क्या चला जाएगा। तो देखो, तो ये तुम और तुम्हारे दोस्त हो, ठीक है। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों रिलेट करेंगे। तुम दोनों में ना बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप है। तो फ्रेंडशिप क्यों बढ़िया? क्योंकि तुम डेली साथ में बैठते हो, साथ में आते हो स्कूल, एक ही स्कूल में पढ़ते हो, एक ही क्लास में पढ़ते हो, एक ही सेक्शन में पढ़ते हो, इसीलिए दोस्ती अच्छी है। अगर मैं कहूँ कि मैं ना बीच में आकर के तुम दोनों की दोस्ती में दरार डालूंगी, मतलब मैं तुम्हारा क्लास चेंज करवा दूं, मैं तुम्हारा सेक्शन या फिर तुम्हारा स्कूल ही चेंज करवा दूं, तुम्हें पीछे बैठा दूं, उसे आगे बैठा दूं, तो क्या होगा मुझे बताओ? तो तुम कहोगे मैम ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मैं तो रो दूंगी या रो दूंगा। कोई बात नहीं, तुम रो लो, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। देखो कैसे, तुम्हें इतना अज्यूम करना है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, इसको पहले तो मैं पूरी लिख देती हूँ, पूरा फुल फॉर्म लिखती हूँ, ठीक है। देखो, एक होता है वर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इवन इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैं जो तुम्हें 5 मिनट में समझाऊंगी ना, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक होता है फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं शॉर्ट में हमेशा लिखती हूँ FOA से। तो जो FOA होता है ना, वो होती है दोस्ती, ऐसे समझो, ठीक है। दूसरा वर्ड होता है इंटर मॉलिक्यूलर, कहीं पर्टिकुलर दिखने को मिले, पर्टिकुलर तो वो पार्टिकल्स की बात हो रही है, मतलब सेम ही बात है। मॉलिक्यूलर स्पेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेस मतलब मैम गैप, बिल्कुल सही। तो ये जो वर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं दूरियां। कैसी दूरियां? स्पेस को क्या बोलेंगे हम लोग? दूरियां। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के बीच में दूरियां। हाँ मैम, पर्सनल तो हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे समझाओ, देखो मुझे तुम बाद में समझाओ, पहले मेरी बात सुनो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम दोस्ती बोल रहे हैं, स्पेस को हम दूरियां बोल रहे हैं। बेटा दूरियां कब बढ़ेंगी? दूरियां कब बढ़ेंगी? जब तुम्हारा सेक्शन चेंज हो जाएगा। और अगर दूरियां बढ़ गई तो तुम्हारी दोस्ती ऑटोमेटिक घटने लग जाएगी, दोस्ती में दरार आने लग जाएगी, बस यही समझ लो। तो जहां पर दूरियां ज्यादा हो रही हो, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो दोस्ती है वो कम होने लग जाएगी। और सेम इसका उल्टा भी उतना ही सही है कि अगर मैं दूरियां घटा दूं, बहुत पास पास तुम बैठोगे, तो दूरियां, दोस्ती और बढ़ती चली जाएगी, तुम चट्टे बट्टे यार हो जाओगे एकदम, ठीक है। लंच साथ में हो रहा है, खेल साथ में रहा, भाई जा साथ में रहे, एक सी चीजें खा रहे, एक सी चीजें कर रहे हैं, हेयर स्टाइल भी सेम कर लिया। तो यहां पर आते हैं सॉलिड में जो होता है ना, अब तुम खुद आंसर करोगे, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, यानी दूरियां कम होती हैं, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं एरो अप बनाऊंगी तो स्ट्रॉन्ग। और स्पेस कैसा होता है? कम है, देखो सभी पार्टिकल्स के बीच में। ऐसे ही यहाँ पर लिक्विड स्टेट में आते हैं तो दूरियां थोड़ी बढ़ गई, एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड में स्पेस ज्यादा होता है, आगे सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड कैसा हो गया? कम हो गया, एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब गैस पर आते हैं तो भाई और ही दूर दूर है, यानी यहाँ तो बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है शहर ही चेंज करके चला गया दोस्त तुम्हारा या दोस्त तुम्हारी। तो स्पेस बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? बहुत 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 कम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा नहीं, बट नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, बहुत कम, ठीक है। ये पूरा सिनेरियो समझ में आया? आ जाओ अब इसी बात पे, अब तुम ये बहुत जल्दी से समझ लोगे। देखो, तो पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है पता? एक फोर्स होता है जो हमें नहीं दिखता, बट पार्टिकल पार्टिकल के बीच में लगता है और वो पार्टिकल को आपस में जोड़े रखता है। मतलब एक पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, वो दोनों आपस में ऐसा ऐसा रहते हैं, ठीक है। वो क्यों रह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट, जो लगता है बिटवीन देम, उनके बीच में। दिस फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सही है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। नो मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, जगह के हिसाब से भाई मोशन करते रहते हैं, बिकॉज दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, रैंडम मोशन का मतलब है बहुत ही तेजी से कर रहे होंगे, तो वो गैस में होता है क्योंकि स्पेस ज्यादा है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप चाहते हो कि गैप बढ़ जाए, या अगर आप चाहते हो कि मोशन बहुत तेजी से हो, तो टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर कम कर दोगे तो मोशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्प लिख दूं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, रेसिप्रोकल मतलब इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? काइनेटिक एनर्जी, या जिसको हम मोशन भी तुम ऐसे समझ लो, मोशन या काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाओगे मोशन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे मोशन घटेगा, ठीक है, समझ रहे हो? चलो
ये समझ में आया? अब आगे देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जिनको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या गैप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आपको ये तो पता ही है कि किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी हो गया है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जरा, बहुत आसान है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिट्स मतलब शो करती हैं दैट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर? मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटम या एलिमेंट? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट? अब स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो एटम लगा दो, एटम नहीं होता तो मॉलिक्यूल लगा देते। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको किसी से भी कंबाइन होने की नीड नहीं है। आगे चलते हैं। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। अब ये बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल सुकून से बैठ जाओ, क्योंकि अब आने वाले अगले 15 मिनट आपके लिए बहुत ईजी हो गए, क्योंकि आपने पीछे 5 मिनट दे दिया ना मुझे। चलो, तो इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैटर। हीट क्या है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, एक ही बात है। तो देखो, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब कभी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को हम हीट करते हैं तो 3 टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्या मेरे साथ में पढ़ोगे आप सब? देखो, इंपॉर्टेंट है ये, आएगा। तो 1 है चेंज या इंटर कन्वर्जन इन स्टेट्स ऑफ मैटर, या तो इंटर कन्वर्जन हो जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो पीछे वाला डायग्राम अभी समझाऊंगी। थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा मैटर का, हीट से वो उसका जो एक्सपेंशन है यानी फैलने लग जाएगा मैटर। ठीक है, केमिकल चेंज होने लग जाएगा। तो तीनों चीजों को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले इंटर कन्वर्जन समझेंगे, जिसमें हम अपना ये वाला जो डायग्राम है वो समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो पीछे वाला डायग्राम है वो। इंटर कन्वर्जन होता क्या है? देखो, हर चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आसान भाषा में समझाती हूँ मैं हमेशा तुम्हें। इंटर मतलब आस पास में, मतलब बीच में, आपस में। इंटर मतलब आपस में, कन्वर्जन मतलब कन्वर्ट होना, आपस में ही कन्वर्ट होना। जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त आपस में कभी कभी एक दूसरे की तरह बिहेव करने लग जाते हो, कभी तुम उसकी तरह, कभी तुम उसकी हल्के से अटेंडेंस लगा देते हो। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द प्रीवियस वन या ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी चेंज इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी व्हेनेवर द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैपेंस, तो उस टाइम पर केमिकल कॉम्पोजिशन यानी उनके अंदर जो स्टफ है वो कभी चेंज नहीं होता, बस वो जो है ना आपस में अदला बदली करते हैं। जैसे आइस पिघल के वाटर बन गया, वाटर बॉईल होकर के वाटर वेपर बन गया। चलो और समझते हैं। तो अगर मैंने हीट दी किसी भी चीज को तो क्या होगा, यहां पर समझा दूं, फिर थ्योरी पे आती हूँ। जैसे आइस है, फ्रिज से आप आइस को निकालते हो तो वो पिघल जाता है, वाटर बनता है। क्यों? क्योंकि आपने हीट दी, यानी हीट देने पर वो अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। एक्चुअल में उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि जब एनर्जी मिल रही है पार्टिकल्स को तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है, जब बहुत कम गैप होता है तो पार्टिकल्स केवल वाइब्रेट कर पाते हैं। तो सॉलिड में केवल वाइब्रेशन होता है। ठीक है, सॉलिड में केवल वाइब्रेशन होता है पार्टिकल्स का अपनी मेन पोजीशन पे। ठीक है, तो अब वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लग जाते हैं। फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उन्हें जोड़े रखा था वो वीक पड़ने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वाटर में आ गए, अब तुमने फर्दर हीट दे दी, तो वो गैस यानी वाटर वेपर बनने लग जाते हैं। इस टाइम पर वो और तेजी से मूवमेंट करने लगे, क्योंकि गैप तो ज्यादा होता है लिक्विड में। याद आ रहा है ना, पीछे बताया था। वाटर वेपर में तो बहुत ही तेज गैप होता है, ज्यादा होता है, तो वो रैंडम मोशन करते हैं। ये बिल्कुल क्रेजी बच्चे नहीं होते हैं, उनके तरह गैप, उनके तरह बिहेव करते हैं, क्रेजी लाइक। ठीक है, रैंडम मोशन यहीं पर ही आपको पता चलता है कि रैंडम मोशन कौन कौन करता है। एक तो वाटर लिक्विड स्टेट में, या फिर आप कहते हो गैसेस स्टेट में रैंडम मोशन होता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर कम करने लग जाओ तो क्या होगा, तो कूल होकर के वाटर वेपर कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी। कंडेंसेशन इज व्हाट, जिसमें वाटर वेपर कूल होकर के वाटर की ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है ना। वाटर साइकिल याद आ रही है, अभी बताऊंगी। फिर वाटर जो है, वाटर को और ठंडा किया तो फ्रिज में रख दिया तो वो आइस बन जाता है। ठीक है, तो यही होता है हीट का घटना या बढ़ना, हीट को कम करना या ज्यादा करना। तो सब्सटेंस दैट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, फॉर एग्जांपल वाटर इज अ लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, बट व्हेन अ ग्लास ऑफ वाटर इज कैप्ड इन टू कीप इट फ्रीजर is kept in a deep freezer, it turns into ice. This happens because it has been cooled down. अभी बताया था। When we heat water, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो starts boiling and turn into steam. Steam बोलो या water vapor बोलो,
आप ये गैसेस स्टेट में ही बोलोगे। स्टीम, वाटर वेपर, ये गैसेस स्टेट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली स्टीम ऑन कूलिंग डाउन टर्न इनटू लिक्विड वाटर एंड सो डज आइस व्हेन केप्ट एट अ रूम टेम्परेचर, but the chemical properties of the water remain the same in all the three state. This line is very important. आपको पता होना चाहिए कि जब भी इंटरकन्वर्जन होता है तो क्या केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है? से नो। ओके, एग्जाम्पल ऑफ इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर इज द नेचुरल वाटर साइकिल। जैसे आप देखते हो नेचुरल वाटर साइकिल क्या होती है, ये होती है। अच्छा चलो, यहाँ पे आने से पहले मैं तुम्हें यहाँ पर एक लाइन बता दूं। आइस को भी आप H2O ही बोलोगे, वो भी वाटर है। वाटर को तो वाटर बोलोगे ही H2O, प्लस वाटर वेपर में भी तो H2O ही है, यानी केमिकल कॉम्पोजिशन नो चेंज, ओनली फिजिकल स्टेट्स आर चेंजिंग हियर। अब आते हैं वाटर साइकिल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सी है। मतलब इन टर्म्स ऑफ कि आपने इंटरकन्वर्जन अपने नेचर में ही देखने को मिल जाता है। जैसे हमारे पास में ओशंस है ना, तो ओशंस पे जैसे ही सन की हीट पड़ती है, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, तो जैसे ही सन की हीट पड़ती है तो ये इवेपोरेट करते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो इवेपोरेट करते हैं, हीट मिलने पर वाटर वेपर बनते हैं। वाटर वेपर बनते हैं तो ऊपर जा करके ना टेम्परेचर कम होता है तो कूल डाउन होने लग जाते हैं, तो वाटर की ड्रॉपलेट्स बनने लग जाती हैं। वही वाटर की ड्रॉपलेट्स ना इकट्ठी होने लग जाती हैं, है ना। वही वाटर की ड्रॉपलेट्स इकट्ठे, पहले तो वाटर वेपर होते हैं तो उससे पार्टिकल्स जो है पास पास आते हैं, वाटर की ड्रॉपलेट बनाते हैं। होता क्या है कि वही वाटर की ड्रॉपलेट जब बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाती हैं और बहुत हैवी हो जाती हैं, जब क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं और क्लाउड उसको उस हैवीनेस को संभाल नहीं पाते हैं, तो यानी कि होता क्या है, क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है वाटर की ड्रॉपलेट से, है ना, ठंडी जब कूल हो जाती हैं वो, तो बहुत हैवी होने पर वही वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रिसिपिटेशन यानी रेन के फॉर्म में वापस नीचे आते हैं। तो कूल डाउन होने के बाद में वापस वो रेन के फॉर्म में नीचे आ गए। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन यहाँ पर दो आपने प्रोसेसेस मेनली देखी, ठीक है। चल अब आते हैं आगे, ये वाटर साइकिल की पूरी कहानी जो अभी मैंने बोली, जैसे ड्यू टू द हीट ऑफ सन वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, ओशन etc इवेपोरेट्स एंड मूव्स अप इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारे ये जो है मूव कर जाते हैं। एज इट कम इन कोल्ड कॉन्टैक्ट अबव, जैसे ही ऊपर जाके कोल्ड कॉन्टैक्ट में आते हैं, द वाटर वेपर कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनाते हैं। एंड विच कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, उसमें टाइनी ड्रॉपलेट मिल रही है वाटर की। वैन दीज वाटर ड्रॉपलेट बिकम बिगर, यही ड्रॉपलेट मिल करके बड़ी हो जाती हैं। द क्लाउड्स कैन नॉट होल्ड दैम, वो क्लाउड होल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज अ रेन इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर। दिस फिनोमिना इज नेवर एंडिंग, और ये कभी एंड नहीं होता, एंड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वाटर ऊपर जा रहा है वो नीचे आना जरूरी है, ठीक है, और ऊपर जाना भी जरूरी है। चलो, तो ये समझ में आया आपको, कितने अच्छे से मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर देखो, अब भाई फाइनल आता है इस चैप्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टर्म 1 के हिसाब से यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे पीछे बन सकते थे। वाटर साइकिल आपको 1 मार्क में, 2 मार्क में ऐसे पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है, लेस इंपॉर्टेंट है बट इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, तो वाटर साइकिल दे दिया जाएगा, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं कॉजेज ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर में चेंजेस कैसे आ रहे थे। एक तो हम लोगों ने टेम्परेचर वाला तो पढ़ ही लिया कि हीट मिलने पे, हीट कम करने पे टेम्परेचर उसमें इंटर कन्वर्जन हो रहा था। दूसरा होता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। अब ये क्या है, देखो प्रेशर किस चीज पे आप अप्लाई कर सकते हो, जो चीज हार्ड है उस पर प्रेशर अप्लाई कर पाओगे? नो। तो यानी सॉलिड्स जो होते हैं उन पर आप प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाते, लिक्विड पर भी प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाते उतना, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाओगे आप गैस पे, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, स्पेस ज्यादा होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अलाउ करते हैं। और तब क्या होता है कि ना केवल ना सॉलिड ना लिक्विड, गैसेस को हम प्रेशर दे करके लिक्विफाइड कर सकते हैं, यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो दूर दूर पार्टिकल हैं ये पास पास आ जाते हैं और क्या बन जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं वो आपने देखे होंगे, कैसे ऑक्सीजन हमें जो है सिलेंडर्स में मिल रही हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट यानी प्रेशराइज उनको करके लिक्विफाइड कर दिया जाता है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैसेस मेनली होती हैं। क्या नाम है इनका? प्रोपेन, ये गैसेस हैं, प्रोपेन नाम होता है उसका, और ब्यूटेन नाम की गैसेस मेनली होती हैं। तो ये LPG में मिलती हैं, इसको भी क्या करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, यानी जब भी गैसेस को प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है।
अच्छा, ऐसे ही आपने सीएनजी का नाम सुना होगा, बताओ किसने किसने सुना है? सीएनजी वाले व्हीकल्स देखे हैं? सीएनजी वाले जो व्हीकल्स होते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये आपने देखे होंगे। ऐसे पीएनजी पाइपलाइन के थ्रू गैसेस आती हैं तो वो पीएनजी होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया अच्छे से। चलो इसके बाद में अब हम समझते हैं आगे कि गैसेस चेंज इनटू लिक्विड। ये वही बात को अभी हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं कि गैसेस चेंज इनटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज। यानी आपको प्रेशर जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो लेबोरेटरी में टेम्परेचर को डिक्रीज रखना पड़ता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या रखना पड़ेगा कि व्हेनेवर जब भी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है और प्रेशर तो इंक्रीज हो ही रहा होता है, ठीक है। इसके बाद एलपीजी सिलेंडर कंटेन कुकिंग गैस इन लिक्विड स्टेट एट हाई प्रेशर, हाउएवर अंडर नॉर्मल कंडीशन एलपीजी इज अ gas. Oxygen cylinders uses in the hospital for patient contain oxygen in liquid form under high pressure. तो ये सब हाई प्रेशर पे बन रही हैं। अब आगे बात करते हैं और क्या क्या होता है जब हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो सॉलिड कैन ऑल्सो चेंज इनटू लिक्विड स्टेट अंडर हाई प्रेशर ऑल्दो दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल इन टेम्परेचर विथ टेम्परेचर, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, देखो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि सॉलिड कैन ऑल्सो चेंज इनटू लिक्विड स्टेट अंडर हाई प्रेशर ऑल्दो दे आर, सॉलिड तक हाई प्रेशर पे इनकम्प्रेस होने लग जाता है जबकि वो लगभग इनकम्प्रेसिबल होती हैं। इवन द हार्डेस्ट रॉक, जो बहुत मजबूत बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक्स होती हैं, अर्थ क्रस्ट अंडर द अर्थ क्रस्ट मेल्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वो तक मेल्ट कर जाती हैं एंड प्रेशर पे टू फॉर्म मैग्मा, मैग्मा बन जाती हैं। मतलब लाइक ऐसा सॉलिड रॉक्स होती हैं और मैग्मा मतलब सेमी लिक्विड टाइप का बन जाती हैं, ठीक है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड, ओके। अच्छा, एक नोट में पॉइंट मैंने डाला है, ये समझ लो। सम सब्सटेंस दैट डायरेक्टली चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहे हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं हो रहे हैं, उनको उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन की प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस। और ऐसे सब्सटेंस जो ऐसा काम करवाते हैं हीट करने पर सीधा सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं सब्लिमेबल सब्सटेंस, यानी वो सब्लाइम हो पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये है बेटा ड्राई आइस, ठीक है, सॉलिड CO2 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सॉलिड CO2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कैम्फर, आयोडीन, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नैप्थलीन, ये सब हमारे सब्लिमेबल सब्सटेंस होते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स वेपर विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। अभी मैंने बताया, वेपर बोलो या गैसेस स्टेट बोलो। चलो, मेल्टिंग या फ्यूजन क्या होता है, किसी चीज का मेल्ट होना, यानी सॉलिड से लिक्विड में। तो द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन, ठीक है। इसमें तो कुछ ज्यादा था नहीं। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां पर जाकर सब्सटेंस मेल्ट करने लग गया, उसी को ही कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, वही टेम्परेचर बन जाएगा। द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट गिवन प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। चलो, वेपराइजेशन क्या होता है, a process by which a substance changes from a liquid state to gaseous state, बता चुकी हूँ, तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग, ठीक है। आगे चल करके इसमें भी डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह वो फिक्स टेम्परेचर जिस पर वो लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा बॉईल करना। जैसे वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, ऐसा हर किसी का होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपने हीट किया लिक्विड को, लिक्विड जो है एक पॉइंट पर ऐसे रीच करेगा जहां पर वो स्पेस उसमें बढ़ने लग जाएगा, मतलब वो गैसेस स्टेट में बदलने लग जाएगा। पार्टिकल्स के बीच में तो कोई स्पेस बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, क्योंकि पार्टिकल्स गेन कर रहे हैं एनर्जी को, तो वो गैस बन जाएंगे। गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा होता है। चलो, इवेपोरेशन, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बिलो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वो क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट ऑन हीटिंग, ठीक है। हीट करने पर वो क्या हो रहा है भाई, वेपराइज हो जा रहा है, ठीक है। इसमें स्पेशली आपको ये लाइन दी है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन, ठीक है। तो बस क्या होता है यहाँ पर, ये वाटर के पार्टिकल जो है वेपराइज होने लग जाते हैं, पहले ही होने लग जाते हैं, मतलब उसको जरूरी नहीं है तुम बहुत हीट दोगे, ऊपर ऊपर की जो सरफेस है उससे पार्टिकल्स वेपराइज होने लग जाएंगे, देख रहे हो ऊपर वाली सरफेस, ठीक है। चलो, फिर है कंडेंसेशन, अभी बताया था, या लिक्विफिकेशन, जिसमें द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट यानी वेपर स्टेट में होता है और लिक्विड स्टेट में बदलने लग जाता है कूल होकर के, जैसे वाटर साइकिल में पढ़ाया था, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा
कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन। और कंडेंसेशन पॉइंट क्या है? दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर जहां पर ये काम हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। जैसे इट इज द टेम्परेचर एट विच गैस स्टार्ट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, जैसे कि कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम इज 100 डिग्री सेल्सियस। चलो, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन क्या है? वही जो तुम बर्फ को जमाते हो, द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इन लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू द सॉलिड स्टेट, उसको फ्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, वो सॉरी सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। अगेन भाई डेफिनेशन देख रहे हो, सेम है। अब आप एक्सपेंशन ऑफ मैटर और केमिकल चेंज देखते हैं, ठीक है, सेकंड वाला। तो एक्सपेंशन ऑफ मैटर क्या है? अगर हम हीट के थ्रू किसी भी चीज को एक्सपेंड कर पा रहे हैं बेटा, तो उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जहां पर भी वर्ड थर्मल आ जाए ना, तो थर्मल का मतलब सीधा सीधा समझ लेना हीट की बात हो रही है, ठीक है। एक्सपेंशन, फैलना। तो देखो, ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एक्सपेंड करते हैं ये हीट करने पर। दैट इज दे इंक्रीजेस इन साइज विदाउट चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन। जो है वही रहेंगे, लेकिन अपने साइज को फैला लेंगे, एक्सपेंड करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मल एक्सपेंशन, बिकॉज ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू हीट करने पर हो रहा है ये, ठीक है। एक्सपेंड ऑन हीटिंग, इसीलिए यहाँ पर हमने थर्मल एक्सपेंशन बोला। व्हेन कूल्ड, जब उन्हें कूल करेंगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो अपने वापस से साइज में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा आयरन के साथ में भी होता है। जब आयरन को बहुत गर्म किया जाता है तो किसी भी आकार में, किसी भी शेप में बदल देते हैं। कोई भी मेटल हो उसको किसी भी शेप में बदलते हैं बाय हीटिंग। कूल करके उसको वैसा ही का वैसा ओरिजिनल शेप में, कूल करके उसको जो है फिर अलग अलग शेप दी जाती है, ठीक है। तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये सभी हीट करने पर एक्सपैंड करते हैं और वापस से फिर कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिनल शेप में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। नोट द टेम्परेचर, द थर्मोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड। थर्मोमीटर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था ऑन द प्रिंसिपल, इसी वजह से, इसी बेसिस पे, दैट अ लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जो मर्करी उसमें रहती है ना, भरी हुई लिक्विड, वो एक्सपेंड करती है। जैसे ही आपके बॉडी का टेम्परेचर उसे मिलता है तो पता चल जाता है कितना आपके बॉडी का टेम्परेचर है, और जैसे ही ठंडी होती है वापस से कूल होकर के ओरिजिनल स्टेट में आ जाती है। ओरिजिनली वो जैसी थी वैसे आ जाती है। द मर्करी फील्ड इन द थर्मोमीटर एक्सपेंड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, दैट इज डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ओके, नोट डिफरेंट सब्सटेंस एक्सपेंड एट डिफरेंट रेट। अब ऐसा नहीं है सब एक ही रेट से, यानी एक ही तरीके से, एक ही टाइम में, एक ही तरीके से फास्टली, उतना ही फास्ट सॉलिड में और उतना ही लिक्विड में, उतना ही गैस में, नहीं। सबका अलग अलग रेट होता है। रेट मतलब सबका अलग अलग टाइम होता है। रेट का मतलब है कितना टाइम वो ले रहा है ना, टाइम टेकन, ठीक है। ऐसे समझ लो। थर्मल एक्सपेंशन इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जो परमानेंट नहीं होते, टेम्पररी हैं, हुए और फिर वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं, तो इसीलिए इनको कहते हैं फिजिकल चेंज। एज इट इज अ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है एक बार जो ए से बी बना, अब वो बी से ए में वापस आ सकता है। बलून को फुलाया, बलून वापस आ गया, बचका दिया उसको, ठीक है। तो वो क्या है? फिजिकल चेंज। अब आते हैं केमिकल चेंज पे, यानी कि अगर हम हीट करें तो केमिकल चेंज भी होते हैं ऑन हीटिंग मैटर में, ठीक है। जैसे पेपर को जलाओ, हीट करो, तो केमिकल चेंज मतलब पेपर से ऐश बन गया। मतलब पहले वो पेपर था और अब जब तुमने हीट दिया बेटा, जब उसे टेम्परेचर दिया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब ऐश में क्या क्या मिलता है? ऐश में तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मिलता है, ठीक है। ब्लैक सब्सटेंस मिलता है ना, कार्बन ब्लैक सब्सटेंस, वो क्या है? कार्बन ही तो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया। तो जिसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाए, जो रिवर्सिबल भी नहीं है, क्या वापस पेपर बन पाएगा? नहीं। जो कि परमानेंट है उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। आओ चलो इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो देखो, अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ठीक है। ये कैसा चेंज होता है? परमानेंट चेंज होता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा। इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सब्सटेंस टेकन। जो भी सब्सटेंस लिया गया उससे न्यू सब्सटेंस बनता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यू सब्सटेंस। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू सब्सटेंस आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि ये कह रहे हैं भाई कि केमिकल चेंज में कुछ भी जो नया बना है उसकी प्रॉपर्टी, जैसे ये कार्बन ब्लैक होगा, उसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल मैच नहीं करेगी, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस बन गया।
ये पेपर किससे मिलकर के बना था? सेलुलोज से, वुड से मिलता है, पल्प से। और ये कार्बन क्या है? कार्बन तो भाई अलग चीज हो गई, ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग हो गया। अच्छा, इसके बाद एग्जाम्पल देख लो अब तुम। वॉट चेंजेस इनटू ऐश, अभी पीछे दिखाया, चाहे लकड़ी जलाओ या पेपर जलाओ, ऐश बनेगा। रॉ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम कुक्ड फूड, जब एक बार तुमने खाना पका लिया तो क्या खाना वापस से कच्चा मिल जाएगा? नहीं। तो ये सब केमिकल चेंज है, क्योंकि केमिकल चेंज में परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं। ओके, अच्छा, एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कैंडल को बर्न करते हो तो उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, यानी टेम्पररी चेंज, यानी रिवर्सिबल, और उसमें केमिकल चेंज भी होता है, यानी परमानेंट, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। देखो समझाती हूँ, इसमें फिजिकल चेंज इसलिए होता है, ये रिवर्सिबल होता है। अब मैम कैसे? टेम्पररी होता है वो तो चलो तुम समझ गए, मेन प्रॉपर्टी ये है रिवर्सिबल होता है। कैसे? तो मैं बताती हूँ। इसमें जो वैक्स है ना, वैक्स जब मेल्ट करती है तो वापस से वैक्स बनती है कूल होकर के। तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। एक बार जो बना वापस से उसी शेप, उसी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। वैक्स थी, वैक्स ही रही। लेकिन जैसे ही कैंडल वैक्स के अलावा हम और कुछ देखें कि अगर कैंडल वैक्स बर्न कर रही है, यहाँ वाला एरिया तो बर्न करता है ना, नीचे वाला तो पिघल रहा है केवल, ऊपर वाला तो बर्न कर रहा है। बर्न करके वो बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर जैसी चीजें। तो ये तो भाई बिल्कुल अलग हो गया, कहाँ ये कैंडल, कहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। तो बर्निंग ऑफ वैक्स जो है वो एक केमिकल चेंज है, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल। जो एक बार बन गया वो वापस नहीं आ पाएगा, और इंटायरली डिफरेंट कॉम्पोजिशन है। इसका कॉम्पोजिशन देखो, इसका देखो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल में कौन सा फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या दोनों है? तो दोनों होते हैं, ठीक है, जिसमें मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल है चेंज, और बर्निंग ऑफ वैक्स कैसा है? केमिकल चेंज है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आप मुझे ये बताओ कि बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना, इनमें अगर हम बताएं फिजिकल, या ऐसे बताओ, अगर मैं बर्निंग ऑफ कैंडल बोलूं, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसमें कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं, सोच करके देखो, ठीक है। इसको एक बार जरूर सोचना। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द वन शॉट ऑफ मैटर, एंड यहाँ से बाहर कहीं नहीं जाने वाला, कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं। बहुत अच्छे से समझाया है, बस रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय।